न्यायालय पर्सनल लिबर्टी को लेकर या जो लोगों की पर्सनल जो उनके अधिकार हैं, चाहे वो संपत्ति का अधिकार है, और आप देखेंगे कि ये संपत्ति हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये संपत्ति का अधिकार बहुत सालों तक या आने वाले सालों तक एक डिबेट का विषय रहा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे जो टेनेंसी एक्ट लाए गए या जमींदारी उन्मूलन के संबंधित अधिनियम लाए गए, उसमें क्योंकि उसमें एक सीलिंग एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट, और ये सारी सीलिंग लैंड के ऊपर लगा दी गई कि भाई इससे इस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा आप लैंड को होल्ड नहीं कर सकते। अगर अगर इतनी लैंड आपके पास है तो उसके साथ ही आपको उतनी, उससे ज्यादा लिमिट तक अगर आपके पास, अगर उसमें लैंड आपके पास पड़ी हुई है तो वो आपको छोड़नी पड़ेगी। लेकिन आप हमें ये बहुत ही जानकर आश्चर्य होगा कि पहले जो 45 संविधान संशोधन है भारत में जो पहले 45 अमेंडमेंट्स हैं, उसमें से 25 अमेंडमेंट्स न्यायालयों के निर्णय को, उसको न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध लाए गए। यानी कि न्यायालयों ने इस तरीके से संविधान का इंटरप्रिटेशन किया कि वो कहीं ना कहीं सरकारों को ये महसूस हुआ कि वो उनके जो जो प्रियम्बल का या कॉन्स्टिट्यूशन का एक लक्ष्य है कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस, और उसको भी मैं अगर अगर उसको इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर हम ज्यादा उसको एम्फेसाइज करें, क्योंकि वो सरकारें ओवर द ईयर्स ये चाहती थी कि वेल्थ का इस तरीके से इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो पहले 20 साल हैं उसमें जो टकराव है वो पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि उस समय आपका और उसको हम उस समय तक माने जब गोलकनाथ केस है, और गोलकनाथ केस का निर्णय है, वहां तक भी आप देखिए कि पूरी तरह से न्यायपालिका लोगों के अधिकारों, उसने ये मान लिया न्यायपालिका ने कि वो एक तरीके से लोगों के सारे अधिकार, वेदर इट इज अ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू अदर जो लिबर्टीज हैं, उनको सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी वो सुप्रीम कोर्ट की है। और इसमें आप इसको उस रूप में भी देखें कि जब सरकार ने समाजवादी और सुधारवादी नीतियों को अपनाने की कोशिश की, रिपीटेडली रिपीटेडली उसने समाजवादी और सुधारवादी नीतियां उसको अपनाया, तो इस वजह से टकराव लगातार संसद और आपकी जो न्यायपालिका है उसके बीच में टकराव चलता रहा। लेकिन आप देखेंगे कि मद्रास गोपालन और मद्रास स्टेट का राज्य, उसमें निवारक निरोध अधिनियम के 14वें खंड को आपका अवैध घोषित किया गया, लेकिन उसको टर्न डाउन करने के लिए पहला संशोधन लाया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में। लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही चीजें पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई, और चीजें उस तरीके से समाप्त नहीं हुई क्योंकि उसके बाद में हम देखेंगे कि इब्राहिम वजीर वर्सेस बॉम्बे स्टेट के केस में भी कुछ इसी तरीके की ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने दी। और अब हम देखेंगे कि क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जुडिशियल रिव्यू का, और हम आगे भी उसको इसके अलावा एक और केस है केशवानंद भारती, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक जो गोलकनाथ केस है, 1967 का गोलकनाथ केस है, उसमें क्वेश्चन ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है, यानी कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको संशोधित कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो और इसका जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके का है कि हेनरी गोलकनाथ थे, वो उन्होंने जो प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी है यूनाइटेड स्टेट्स की, और वहां से उनको एक धार्मिक पद दिया गया, और उन्होंने अपने पिता को रिप्लेस किया गोलकनाथ चैटर्जी को। और उसके बाद में हुआ यूं कि हेनरी गोलकनाथ और उनके ब्रदर विलियम को के पास लगभग 500 एकड़ जमीन थी। और जब पंजाब में 1953 में पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेंडर्स एक्ट लाया गया, तो हेनरी और उसके जो पुत्र और उसकी पुत्री है, उसका पुत्र इंदर और उसकी पुत्री इंदिरा गोलकनाथ, और उसके अलावा इंदर की जो 4 पुत्रियां हैं, उनको वह भूमि का आवंटन या भूमि का बंटवारा कर दिया गया। लेकिन जो कलेक्टर जालंधर हैं, उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ जो प्रत्येक व्यक्ति है वो 30-30 एकड़ रख सकता है, क्योंकि जो एक्ट 1953 का है उसके अनुसार। और उसके अलावा
ये कहा गया कि जो बाकी की जमीन है वो सरकार के पास आ जाएगी या जो टेनेंट्स हैं उनको वो जमीन मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद में 1965 में जो पंजाब के जो फाइनेंशियल कमिश्नर थे बीएस ग्रेवाल, उन्होंने ये कहा कि 400 उसमें से 500 में से 418 एकड़ जमीन को उसने सरप्लस घोषित कर दिया। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था कि एक तरीके से